छोटी बहू परिवार में हक के अलावा जिम्मेदारियां भी होती है। जैसे ही घर के दोनों बेटे सोमेश और राजेश घर में आए तो उनका मन खुश हो गया। घर के पकवानों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी, खासकर मालपुओं की, जो बता रही थी कि आज अम्मा बहुत खुश है, क्योंकि अम्मा जब भी बहुत खुश होती तब अपने हाथों से मालपुए जरूर बनाकर खिलाती है। तभी सोमेश की बेटी अदिति दौड़ती हुई आई। सुमेश ने उसे गोद में उठा लिया। अपनी 3 वर्षीय बेटी को लाड लड़ाकर सुमेश ने उससे पूछा, अम्मा कहाँ है? 3 वर्षीय बच्ची ने रसोई घर की तरफ इशारा किया तो दोनों भाई रसोई की तरफ चल दिए। देखा तो अम्मा चूल्हे पर मालपुए तल रही थी। वही बड़ी बहू अनीता अम्मा की मदद कर रही थी। अम्मा को देखते ही सुमेश बोला, अरे ये क्या अम्मा, आज तुम खाना बना रही हो? तुम्हारी आराम करने की उम्र है और घर में दो दो बहुएं हैं, तो काहे तुम परेशान हो रही हो? उसकी तरफ देखते हुए अम्मा ने अपने पल्लू से अपना पसीना पोंछा और कहा, अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम दोनों को अपने हाथों से मालपुए बनाकर खिलाऊंगी। तुम लोगों को बहुत पसंद थे ना बचपन में। अम्मा तो खुशी में दोहरी हुई जा रही थी। अच्छा, ऐसा क्या खजाना मिल गया अम्मा? जब से उस विवादित जमीन का फैसला हुआ है, तब से तो अम्मा फूल फूल के कुप्पा हुई जा रही है। सुमेश ने कहा, हाँ वो तो है, पर एक बात और भी है। वो क्या अम्मा? अरे थोड़ा सब्र तो करो, पहले खाना खा लो, उसके बाद बताती हूँ। चलो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो और गर्मा गर्म खाना खा लो, बहुत थक गए होंगे। फिर अनीता की तरफ देखकर बोली, अरे ओ बहुरिया, छोड़ सारा काम, पहले मेरे बेटों को गर्मा गर्म खाना तो परोस दे। अम्मा की बात सुनकर अनीता अपना काम छोड़ पहले थालियां लगाने लगी। सुमेश तो बाहर आ गया, लेकिन राजेश रसोई में ही खड़ा रहा। उसे देखकर अम्मा ने कहा, अरे राजेश, जा तू भी मुंह धो ले और खाना खा ले। भाभी अभी खाना परोस रही है। अम्मा की बात सुनकर राजेश बोला, अम्मा राधा कहाँ है? वो तुम लोगों की मदद नहीं करवा रही? उसका नाम सुनते ही अम्मा का मुंह कसेला हो गया और वो चिढ़ते हुए बोली, और कहाँ होगी महारानी, पड़ी होगी अपने कमरे में अपने अटाले को हाथ में लेके। अम्मा की बात सुनकर राजेश कमरे में आ गया। देखा तो अम्मा की बात सच थी। राधा हाथ में मोबाइल लेकर बिस्तर पे पड़ी हुई थी। उसे देखकर राजेश बोला, राधा तुम यहाँ मोबाइल में लगी हो, वहाँ अम्मा और भाभी अकेले रसोई में काम कर रही है। अरे कुछ दिनों के लिए आती हो, उसमें भी क्या तमाशा करती हो? थोड़ी मदद तो करवा देती उन लोगों की। राधा उसे देखकर अनदेखा करते हुए बोली, मुझसे नहीं होता ये सब काम। जल्दी से पैसे लो और चलो यहाँ से। गांव में मुझसे सांस भी नहीं ली जाती। कैसी बात कर रही हो तुम? शहर जाकर बड़ी शहर वाली हो गई हो। पैदाइश तो गांव की हो ना तुम भी। और जरा आवाज धीरे करके बोलो, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? राजेश ने उसे समझाते हुए कहा, पर वो आवाज और तेज करते हुए बोली, सुनता है तो सुन लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग भला माने चाहे बुरा माने, इन लोगों से मना कर रखने में मुझे क्या फायदा? कह देती हूँ, अपना हिस्सा लो और शहर चलते बनो। मैं यहाँ और ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली। कहती हुई राधा वापस अपने मोबाइल में लग गई। देखकर राजेश ने अपना माथा पीट लिया। जानता था कि उसे समझाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए अपने हाथ मुंह धोकर बाहर आकर खाना खाने बैठ गया। इधर अम्मा को भी सब बातें सुनाई दे रही थी। उसकी बात सुनकर अम्मा का मन कसेला हो गया। राधा का मायका पास के ही गांव में था। अम्मा जी ने खुद उसे पसंद कर उसकी शादी राजेश से करवाई थी। वो शुरू से ही ऐसी कामचोर रही है, पर फिर भी अम्मा जी और अनीता ने उसे संभाल लिया। अम्मा जी ने शादी के शुरुआती दिनों में ही उसे राजेश के साथ शहर भेज दिया। तब से उसे शहर की ऐसी लत लग गई कि गांव में आते ही
उसकी जान निकलती थी। एक बार गांव में अम्मा जी के पति की जमीन पर उनके रिश्तेदारों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। उसके लिए उन्होंने काफी पुलिस वालों के चक्कर लगाए, लेकिन काम न बन सका। आखिर रिश्तेदार काफी दबंग थे। अब उनसे जमीन निकलवानी थी तो कई सरकारी लोगों ने घूस मांगी और घूस में 15 लाख रुपए मांगे गए। पर वो पूरी जिम्मेदारी उठा रहे थे कि वो जमीन उन लोगों के नाम वापस करवा देंगे। अगर 15 लाख रुपए देकर 70 लाख रुपए की जमीन बचती है तो क्या हर्ज है। इसलिए अम्मा जी और दोनों बेटे लग गए पैसों के बंदोबस्त करने में। काफी कोशिश के बावजूद भी सिर्फ 5 लाख रुपए का बंदोबस्त हो पाया। बाकी के पैसों का बंदोबस्त ना हो सका। ऐसे में राजेश ने ही ये आइडिया सुझाया कि क्यों ना दोनों बहुओं के गहने गिरवी रखवा कर पैसों का बंदोबस्त कर दिया जाए। जब घर पर इस बारे में बात की तो अनीता तो पैसे देने को तैयार हो गई, लेकिन राधा ना नुकुर करने लगी। जब अम्मा ने उसे डांट कर कहा, तब अम्मा को जवाब देती हुई बोली, अम्मा जी, काहे के गहने मांग रही है आप? भला मैंने ठेका ले रखा है आपकी जमीन जायदाद को बचाने का? उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। तब अम्मा ने कहा, देख छोटी बहुरिया, हम तेरे माता पिता के दिए हुए गहने नहीं मांग रहे। हम अपने जो गहने चढ़ाए थे वही दे दे। जब जमीन हाथ में आ जाएगा तो उसे बेचकर तेरे गहने वापस बनवा देंगे। उसकी बात सुनकर राधा तुनकते हुए बोली, काहे के गहने अम्मा? ससुराल की तरफ से चढ़ाए हुए गहने मेरा स्त्री धन है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। वो मैं आपको क्यों दूं? उससे बेवजह की कोई उम्मीद मत करना। कहती हुई राधा अपने कमरे में चली गई और अपना सामान समेटकर मायके रवाना हो गई। उसके इस कदम से हर कोई हक्का बक्का रह गया। आखिर अनीता ने ही अपने सारे गहने बेचकर पैसों का बंदोबस्त किया, लेकिन फिर भी 3 लाख रुपए कम पड़ गए। तो अदिति के नाम से उसके नाना जी ने उसके जन्म पर एफडी करवाई थी। उसे तुड़वाकर बाकी के बचे हुए पैसों का बंदोबस्त किया। बस तब से अम्मा जी को राधा फूटी आंख नहीं सुहाती। खैर, इधर अनीता दोनों भाइयों को गर्मा गर्म खाना परोसने लगी। तभी अम्मा बोली, क्यों रे रमेश, वो महारानी नहीं आई? उसका खाना क्या उसके कमरे में चलकर जाएगा? खाना खाते खाते राजेश के हाथ वही रुक गए और बोला, अम्मा, आप उसकी आदत जानती हो, फिर भी क्यों उम्मीद करती हो? आप लोग खाना खा लो, मैं खुद उसका खाना कमरे में ले जाऊंगा। हाँ बेटा, जोरू की सेवा तो करनी ही चाहिए, चाहे जोरू तुम्हें पूछे भी ना। अम्मा मुंह बिगाड़ते हुए बोली। अम्मा की बात सुनकर सोमेश बोला, अम्मा, उसे खाना खाने दो ना, उसे काहे परेशान किए जा रही हो? आखिर सुमेश की बात सुनकर अम्मा चुप हो गई। खैर, सब लोगों ने खाना खा लिया। उसके बाद सब लोग साथ बैठे, लेकिन अभी तक राधा कमरे से निकलकर बाहर नहीं आई। तभी सुमेश बोला, देख राजेश, तुझे अर्जेंट में फोन करके शहर से इसलिए बुलाया गया है कि अपनी विवादित जमीन बिक गई है। वो तो मैंने तुझे फोन पर ही बता दिया था। अब अम्मा चाहती है कि उन पैसों का बंटवारा हो जाए। पैसे के बंटवारे का नाम सुनकर राधा अपने कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अम्मा ने सुमेश की तरफ देखा और इशारा किया, ले देख ले, आ गई। पर सुमेश कुछ नहीं बोला, बल्कि वो अम्मा से ही बोला, हाँ तो अम्मा बताओ, क्या चाहती हो तुम? कैसे बंटवारा करना है? उसकी बात सुनकर अम्मा कुछ कहती उससे पहले ही राधा बोली, भाई जी, इसमें पूछना क्या है? दो हिस्से ही तो होने हैं, आधा आपका और आधा इनका। इसके लिए बेवजह ही आप हम दोनों को बुला लिए। आप तो आधा हिस्सा करके पैसे अकाउंट में डाल देते। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, क्यों भाई, आधा हिस्सा क्यों? मेरे हिस्से का क्या? उसे तो पचा जाना चाहते हो? ये बुढ़िया किसके हिस्से में है, वो तो बता दे। अम्मा की बात सुनकर राधा बोली, अरे अम्मा, अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है, हिस्से का क्या करोगी? 2 वक्त की रोटी ही तो खानी है। 2 बेटे हैं,
जहाँ मर्जी हो वहाँ खा लेना। चुप कर, बड़ी आई सलाह देने वाली। कौन सा बेटा रोटी खिलाएगा, वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे, जिसका पति ही उसको कमरे में ले जाकर रोटी खिला रहा हो, वो अपनी सास को क्या रोटी खिलाएगी? इससे तो तीन ही होंगे। मुझे मेरा हिस्सा अलग ही चाहिए। मैं अपने बेटों पर बोझ नहीं बनना चाहती। अम्मा जी बोली तो राधा मुंह बिगाड़ कर खड़ी हो गई। इतने में राजेश बोला, ठीक है अम्मा, तीन हिस्से चाहती हो तो हम जो 70 लाख रुपए आए हैं उसके तीन हिस्से कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, 70 लाख रुपए के नहीं, 60 लाख रुपए के तीन हिस्से होंगे। उसमें से 10 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिया। क्या? 10 लाख रुपए को कहाँ पानी पिला दिया अम्मा जी? अचानक राधा बोली। सब लोग हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगे। आखिर 10 लाख रुपए खर्च कर देना मायने रखता था। अम्मा, कहाँ खर्च कर दिए पैसे? सुमेश ने पूछा। 7 लाख रुपए की बड़ी बहू के गहने बनवाए हैं और वही 3 लाख रुपए की अदिति की एफडी करवाई है। अम्मा की बात सुनकर जहाँ सब लोग चुप हो गए, वहीं राधा बिन बारिश के बरस पड़ी। हाय हाय अम्मा जी, इतना दोगलापना क्यों? बड़ी बहू ही आपकी बहू है क्या? मैं आपकी बहू नहीं थी जो उनके लिए गहने बनवा दिए, मेरे लिए नहीं? और अदिति की एफडी क्यों? कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनके लिए भी क्या आप एफडी करवाओगी? फिर राधा राजेश की तरफ देखकर बोली, लो देख लो, ये है तुम्हारी अम्मा जी जो दो बेटों में भी दो बात करती है। एक को सिराखों पर बिठाकर रखती है और दूसरे की इज्जत धूल के बराबर भी नहीं है। इनकी पत्नी और बेटी के लिए इतना कुछ और मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनकर अम्मा जी बोली, क्यों रे बहुरिया, आज तो दोनों बहुएं बराबरी पर आने की बात कर रही हो। भूल गई जब इस जमीन को बचाने के चक्कर में घूसखोरों को घूस देनी पड़ रही थी, उस समय हमारे पास पैसे तक नहीं थे। जब तुम अपना स्त्रीधन लेकर यहाँ से अपने मायके रवाना हो गई थी, तब यही बड़ी बहू थी जिसने अपने सारे गहने गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त किया था। यहाँ तक कि पैसों की कमी फिर भी रह जाने पर अपनी बेटी की एफडी तक करवाई थी जो उसके नाना जी ने उसके जन्म पर करवाई थी। तब बराबरी याद ना आई थी? आज जमीन का हिस्सा तो लेने चली आई तुम। उस समय जमीन बचाने के लिए तुमसे तुम्हारा स्त्री धन ना निकला। अरे, कौन सा तुम्हारे माँ बाप के चढ़ाए हुए गहने मांगे थे मैंने? यही तो कहा था कि बहू, जो हमने गहने चढ़ाए हैं वो ही दे दो। तब तो मुंह पर डंके की चोट पर बोल कर गई थी कि अम्मा जी, आपके चढ़ाए हुए गहने मेरा स्त्री धन है, वो तो मैं आपको दूंगी नहीं। फिर अब काहे की मुंहजोरी? इन पैसों पर इन दोनों माँ बेटी का हक था, जो मैंने उसका हक उन्हें दे दिया। राधा अम्मा जी को जीत ना सकी तो राजेश के पास आकर बोली, अरे, तुम बैठे बैठे क्या देख रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? भला इतने से पैसों से हमारा कौन सा फ्लैट खरीदने में आ जाएगा? उसकी बात सुनकर राजेश बोला, राधा, अम्मा कुछ भी गलत नहीं कह रही। परिवार योगदान से चलता है, मेरा मेरा करने से नहीं। जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तो तुम मेरा धन करके यहाँ से चली गई थी। अब हिस्सा लेने की बात कर रही हो तो याद रखना, जो भी मिलेगा हक का मिलेगा, हक से ज्यादा कुछ भी नहीं। और रही बात फ्लैट लेने की, तो जब मेरे पास पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा तब खरीद लेंगे। जब पति ही लड़ने को तैयार नहीं तो भला राधा क्या कर पाती? फोन करके अपने माता पिता तक को बोली, लेकिन माता पिता ने कहा कि अगर अम्मा जी हक का दे रही है तो ले लो, क्योंकि उससे ज्यादा तो कोर्ट भी तुम्हें दिलवा नहीं पाएगा। आखिरकार चिल्ला चिल्लाकर खुद ही चुप हो गई। सबके हिस्से में 20-20 लाख रुपए आ गए। वही 20 लाख रुपए लेकर शहर रवाना हो गई।